इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक होगा बेड सोर। बेड सोर यानी कि डेकोबेटस अल्सर या फिर प्रेशर अल्सर। हम इसको 3 नामों से जानते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ एन अल्सरेशन इन द स्किन दैट इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन ए बोनी आर वेट बियरिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट पड़ रहा हो, जहाँ पे ज़्यादा वजन पड़ रहा हो, या फिर जहाँ पर प्रेशर पड़ रहा हो, वहाँ पर बोनी एरिया हो, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक दबे रहने की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे स्किन में अल्सरेशन हो जाता है, यानी कि वहाँ पे स्किन में छाले पड़ जाते हैं, एक तरह से कहा जाए तो उसको हम कहते हैं बेड सोर। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर में कहता है फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन यानी कि हमारा कोई भी बॉडी पार्ट अगर किसी भी सरफेस से रगड़ रहा है तो फिर वो वहाँ पर प्रेशर सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर होता है सीयर। हमारा कोई भी बॉडी पार्ट अगर दबा हुआ है तो फिर वहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और ये फ्रिक्शन या फिर सीयर जो है लॉन्ग टर्म कॉन्टीन्यूसली काफ़ी टाइम तक अगर होंगे तब प्रेशर होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। फिर था इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन। किसी भी पेशेंट में अगर सेंसरी परसेप्शन नहीं है, यानी उसको कोई भी सेंस फील नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ का उसको इनपुट नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे में क्या होता है, पेशेंट वो उसको पता नहीं चल पाएगा और वो काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहेगा। तो फिर उसको पता नहीं लगेगा कि हाँ वो एक ही पोजीशन में काफ़ी देर से बैठा है, उसको दर्द नहीं फील होगा, तो उसकी वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन जब रुक जाएगा तो फिर वो पेशेंट के जो सेल होते हैं वो डेथ हो जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेम कंडीशन होता है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी में। यहाँ पर बस ये होता है कि पेशेंट अपने आप से हिल डुल नहीं पाता है, उसकी फिजिकल मोबिलिटी जो होती है वो इम्पेयर्ड होती है। तो वो अगर पेशेंट अपने आप से हिल नहीं पाएगा और अगर उसको नर्स हिलाएगी नहीं, उसको उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो पेशेंट उसकी भी मतलब सेम कंडीशन होगा, उसकी भी सेल सर्कुलेशन मतलब सेल में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा और फिर उसकी वजह से क्या होगा, वो वहाँ पर सेल नेक्रोसिस होगा और फिर सेल डेथ हो जाएगा। फिर आता है अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर पेशेंट कॉन्शियसनेस में नहीं है तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे पेशेंट अपने आप ऐसे लेटा पड़ा रहेगा, फिर बहुत देर तक लेटे पड़े रहने की वजह से वहाँ पे उसके ब्लड में, उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर आता है फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, यानी कि उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और वो कभी भी यूरिन पास कर देते हैं या फिर फीसेस पास कर देते हैं, स्टूल पास कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, ऐसे कंडीशन में जो पेशेंट को बार बार पास करेगा तो फिर वहाँ पे वेट हो जाएगा, स्किन वेट हो जाता है, तो फिर वहाँ पर प्रेशर सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन के पेशेंट में, बॉडी में माल न्यूट्रिशन होता है तो फिर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, उसकी बॉडी इम्यून नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, प्रोन नहीं होती है, तो उसके अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डिहाइड्रेशन, अगर किसी पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन है तो प्रेशर सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर आता है एक्सेसिव बॉडी हीट। अगर किसी की भी पर्सन का बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो फिर हम समझ जाएंगे कि उसको प्रेशर सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एडवांस है, अगर किसी का एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर जैसे जैसे एज बढ़ता है उसकी स्किन की इंटीग्रिटी होती है वो वीक होती है और फिर प्रेशर सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा उसी टाइम से बढ़ते रहते हैं उसी हिसाब से। फिर आता है क्रोनिक मेडिकल कंडीशन। कुछ मेडिकल कंडीशन होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट में प्रेशर सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर या फिर कार्डियोवास्कुलर का पेशेंट है तो फिर इनमें भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी? अब ये डिजीज़ कैसे कॉज हो रहा है? सबसे पहले तो हम देखेंगे वेरियस रिस्क फैक्टर एक्ट ऑन एरिया ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ओवरलाइंग बोनी प्रोमिनेंसेस। जहाँ पे हमारी बोनी प्रोमिनेंसन है, जहाँ पे हमारी हड्डियों का उभार है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ की टिश्यू जो होंगी वो दब जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ऑक्लूजन एंड टीयरिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल। तो जब वहाँ पे ज़्यादा देर तक दबी रहेंगी तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं छोटे छोटे, उसमें ऑक्लूजन देखने को मिलता है, यानी कि वो दब जाएंगे तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, वो ब्लड वहाँ पे पास नहीं करेगा और फिर वो ब्लड वेसल्स फट जाती है, वहाँ पे टीयरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस्ड टिश्यू परफ्यूजन। जो टिश्यू परफ्यूजन होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से इस्केमिक नेक्रोसिस होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं जा पा रहा है। तो अब जब नेक्रोसिस हो गया तो फिर वहाँ पे सेल डेथ हो जाएंगे और फिर वहाँ पर प्रेशर सोर हो जाता है, ठीक है। ये होता है पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखेंगे कॉमन साइड सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं। सबसे ज़्यादा सैक्रम में होते हैं। सैक्रम की एल्बो, नी और एंकल, क्योंकि इन जगहों पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो फिर ऐसे जगहों पर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कहते हैं ग्रेड क्लासिफिकेशन ऑफ बेड सोर। तो हम प्रेशर सोर को, बेड सोर को 4 पार्ट में डिवाइड करें हैं, इसको क्लासीफाई करें हैं। पहला था ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 में क्या होता है, द मोस्ट सुपरफिशियल इंडिकेशन बाय नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस दैट डज नॉट सबसाइड आफ्टर प्रेशर इज रिलीव।
काफ़ी टाइम तक पेशेंट अगर एक ही पोजीशन में है तो फिर उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी रेडनेस हो जाती है, और फिर जब उसको नॉर्मल कर देंगे, उसका पोजीशन चेंज कर देंगे, फिर भी वो रेडनेस हटता नहीं है। मतलब कि जैसे हम वहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं स्किन पर, ठीक है। तो स्किन में भी हॉटर और कूलर देन नॉर्मल, हैव एन ऑड टेक्सचर और परहैप्स बी पेनफुल टू पेशेंट। स्किन जो होता है वो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे या तो उससे ठंडा रहेगा तो उससे गर्म रहेगा, ठीक है। उसका जो टेक्सचर होता है जो स्किन का वो चेंज हो जाता है, और वहाँ पे पेन होता है, पेशेंट को हल्का हल्का पेन फील होता है। फिर आता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या था, पार्शियल थिकनेस, लॉस ऑफ डर्मिस प्रेजेंट एज ए शैलो ओपन अल्सर विथ ए रेड पिंक वुंड बेड थ्रू विदाउट स्लो। इसमें क्या होता है, पार्शियल थिकनेस होता है, थोड़ा सा मतलब ऊपर का डर्मिस जो लेयर होता है वो कट जाता है, वहाँ पे डर्मिस लेयर का लॉस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो अल्सर होता है वो ओपन हो जाता है और रेड पिंक कलर में दिखता है। इन दिस ग्रेड द अल्सर में बी रेफर टू एज ब्लिस्टर और एब्रेशन। इस ग्रेड में हमको जैसे एक नॉर्मल ब्लिस्टर होता है, जैसे छाले पड़ते हैं, तो फिर उस टाइप का होता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेड 2 का पार्ट, ठीक है। रहता है ग्रेड 3। इसमें क्या होता है, फुल थिकनेस स्किन लॉस। इसमें जो स्किन का लॉस होता है फुल थिकनेस का जाता है, ठीक है। इसमें फैट विजिबल हो जाता है, फैट का लेयर दिखने लगता है, ठीक है। ग्रेड 3 अल्सर इज फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, सबक्यूटेनियस फैट में भी विजिबल। जो सबक्यूटेनियस फैट होते हैं वो विजिबल हो जाता है, बट बोन, टेंडन और मसल इज नॉट एक्सपोज। लेकिन इसमें हड्डियाँ, टेंडन और मसल्स नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व। इसमें कौन कौन से लेयर इन्वॉल्व होते हैं, एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर और सबक्यूटेनियस टिश्यू लेयर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इनका लॉस होता है, ठीक है। ग्रेड 3 बाद आता है ग्रेड 4। ग्रेड 4 को हम कहते हैं फुल थिकनेस टिश्यू लॉस। इसमें क्या होता है, हमको मसल, टेंडन और बोन सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। फुल थिकनेस टिश्यू लॉस विथ एक्सपोज टेंडन और मसल्स, ठीक है। इसमें मतलब पूरा सब कुछ अच्छे से एक्सपोज हो जाता है, पूरा चोट अंदर तक दिखता है, ठीक है। फिर आता है अनस्टेजिएबल प्रेशर अल्सर। अनस्टेजिएबल प्रेशर अल्सर क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें जो नेक्रोसिस हो रहा है, जो इस्केमिक हो रहा है वो पूरा अंदर तक हो रहा है, बट उसमें स्कार सेल्स भरे पड़े हैं, जो उसमें हमको बूंद दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको डेप्थ को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो स्कार टिश्यू हैं वो भरे पड़े हुए हैं। स्कार टिश्यू मतलब कि जो डेड सेल हो चुके हैं वो भरे पड़े हैं, बाहर नहीं आए हैं, वो निकले नहीं हैं, तो हम उसको कहते हैं अनस्टेजिएबल प्रेशर अल्सर। फिर आता है ब्रेडन स्केल फॉर प्रेडिक्टिंग प्रेशर अल्सर रिस्क। हम मतलब एक ब्रेडन का स्केल है जिसकी वजह से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि किस पेशेंट में कितना प्रेशर अल्सर होने का रिस्क है। तो इसके लिए 6 क्राइटेरिया रखी गई है। सेंसरी परसेप्शन रखा गया है, सेकंड मॉइस्चर रखा गया है, थर्ड एक्टिविटी रखी गई है, फोर्थ मोबिलिटी रखी गई है, फिर न्यूट्रिशन रखा गया है, और फिर रखा गया फिफ्थ में फ्रिक्शन एंड शियर। तो सेंसरी परसेप्शन, इसमें नंबरिंग करा जाता है 1 2 3 4, ठीक है। हर किसी को, जैसे कि मान लीजिए सेंसरी में हम अगर देखते हैं, अगर टोटल लिमिटेड बिल्कुल ही नहीं है तो हम उसको 1 मार्क्स देंगे। थोड़ा सा अगर सेंसेशन उसको फील हो रहा है तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे, और थोड़ा सा अगर उसका सेंसेशन रुका है, बाकी पूरा सेंसेशन सही है तो हम उसको 3 मार्क्स देंगे, और अगर पूरा सेंसेशन रुक गया है तो उसको हम 4 मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम पूरे मॉइस्चर वाली भी कंडीशन में, अगर कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट है, हमेशा अगर मॉइस्चराइजेशन है वहाँ पे जो एरिया है, तो हम उसको 1 मार्क्स देंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा मॉइस्ट है, ठीक है, लेकिन पूरा मॉइस्ट नहीं है, हमेशा मॉइस्ट नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादा मॉइस्ट है फिर भी, तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। और कभी कभी अगर मॉइस्ट हो रहा है तो हम 3 मार्क्स देंगे, और अगर हमेशा ड्राई रहता है तो हम उसको 4 मार्क्स देते हैं, ठीक है। ऐसे एक्टिविटी में क्या होता है, अगर एक्टिविटी हम 1 मार्क्स देंगे जब वो बेड पे ही हमेशा रहता है, और अगर चेयर पे बैठेगा तो हम उसको 2 नंबर देंगे, ठीक है। और फिर वॉक विथ असिस्टेंस, और किसी की हेल्प करने से अगर वो वॉक कर रहा है तो हम उसको 3 मार्क्स देंगे, और वो जो अपने आप से अगर वो वॉक कर ले रहा है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, 4 मार्क्स देंगे। सेम केस होता है मोबिलिटी का। 100% अगर इमोबाइल है, मतलब पूरी तरह से हिल डुल ही नहीं पा रहा है, तो उसको 100% को हम 1 मार्क्स देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन एकदम थोड़ा बहुत मतलब अपने आप को हिला डुला रहा है, तो फिर उसको कहते हैं 2 मार्क्स देंगे हम। फिर अगर स्लाइटली थोड़ा बहुत अगर लिमिटेड है उसके मूवमेंट में तो 3 मार्क्स देते हैं, और अगर पूरा मतलब सही है, उसका मोबिलिटी सही है, तो उसको हम 4 मार्क्स देंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन के केस में अगर न्यूट्रिशन का कंडीशन जो बहुत ज़्यादा पुअर है तो उसको हम क्या करेंगे, 1 मार्क्स देंगे। अगर उसको जो डेली का उसका रिक्वायरमेंट होता है उसके हाफ से अगर कम मिल रहा है तो उसको हम 2 मार्क्स देंगे। और मतलब अगर ज़्यादातर पोर्शन मिल जा रहा है बट उसको सफिशिएंट पूरा नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम 3 मार्क्स देंगे। और अगर पूरा मिल जा रहा है, कम एकदम ठीक ठाक है, बढ़िया है, सब कुछ सही है, तो हम उसको 4 मार्क्स देंगे। और सेम कंडीशन होता है फ्रिक्शन में।
इसको हम 3 लेवल पर वो करते हैं। पहला होता है फ्रीक्वेंट स्लाइडिंग, मतलब बार बार स्लाइड हो रहा है तो हम उसको 1 मार्क्स देंगे, ठीक है। और सेकंड होता है फीबल करेक्शन, अगर थोड़ा बहुत मतलब होता है। और थर्ड होता है इंडिपेंडेंट करेक्शन। इंडिपेंडेंट का मतलब अपने आप से अगर वो फ्रिक्शन कर रहा है तो फिर ऐसे कंडीशन को हम 3 मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो ये 6 क्राइटेरिया के बेस पे ब्रेडन जो स्केल है वो डिटरमाइन करता है कि किस पेशेंट में होने के कितने चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ब्रेडन स्केल फॉर प्रेडिक्टिंग प्रेशर रिस्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट का जो मार्किंग हम किए हैं उसके हिसाब से अगर टोटल हम सम अप करेंगे तो अगर हमारा 19 से 23 के बीच में आ रहा है तो उसको प्रेशर सोर होने के चांसेस नहीं होते हैं, वो रिस्क में नहीं है। और अगर 15 से 18 के बीच में है तो थोड़ा बहुत रिस्क है। और अगर 13 से 14 के बीच में है तो मॉडरेट रिस्क है। और 10 से 12 के में है तो हाई रिस्क है। और अगर 9 से लेस है, ठीक है, तो उसको सीवियर रिस्क की कंडीशन में हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेडन स्केल का हम डिपिक्ट कर पाएंगे, हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कैसे कितना चांसेज है एक पेशेंट में प्रेशर सोर होने का, ठीक है। फिर तक कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेड सोर, अगर किसी को बेड सोर होता है या फिर प्रेशर सोर होता है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। सेलुलाइटिस देखने को मिलेगा, बोन एंड जॉइंट में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, सेप्सिस देखने को मिलेगा और कैंसर देखने को मिलता है। फिर आता है रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। अगर किसी पेशेंट में अगर बेड सोर हो गया है तो हम अब आता है रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। किसी नर्स कैसे प्रिवेंट कर सकती है बेड सोर को, ठीक है, कैसे करेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको क्लाइंट को असेस करेंगे, पेशेंट को असेस करेंगे कि प्री डिस्पोजिशिंग फैक्टर तो नहीं है बेड सोर के, मतलब जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं इसके पहले वो सारे फैक्टर्स तो प्रेजेंट नहीं है पेशेंट की बॉडी में। स्किन की कंडीशन को हम दिन में 2 बार देखते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट करते हैं प्रेशर साइट को, जैसे प्रेशर साइट कहाँ पर था, नी के नीचे था, एल्बो के नीचे था, सैक्रम के नीचे था, ठीक है। तो ऐसे जगहों को हम हमेशा देखते रहते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते रहते हैं। इवेल्युएट लेवल ऑफ मोबिलिटी, हम पेशेंट के मोबिलिटी के लेवल को चेक करते रहते हैं कि कितना पेशेंट मोबाइल है कि नहीं, वो अपने आप से अपना मूवमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, इवेल्युएट सर्कुलेटरी स्टेटस, हम देखते हैं कि पेरिफेरल पल्स क्या है, एडिमा क्या है, हम देखेंगे कि इवेल्युएट करेंगे कि सर्कुलेटरी स्टेटस क्या है, उसको देखेंगे हम। अब हम देखेंगे कि इवेल्युएटरी सर्कुलेटरी स्टेटस क्या है, यानी कि हम उसके सर्कुलेशन देखेंगे कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके जो पेरिफेरल पल्सेस हैं सही है कि नहीं है, बॉडी में कोई एडिमा तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस देखते हैं कि अगर उसका मतलब उसके सेंसरी ऑर्गन सही है कि नहीं है, उसको सब कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनकॉन्टिनेंस चेक करते हैं, जो सारी चीज़ें जो रिस्क फैक्टर में थी उन्हीं सब चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। इवेल्युएट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन स्टेटस, उसका न्यूट्रिशनल लेवल देखेंगे, हाइड्रेशन स्टेटस देखेंगे और नोट प्रेजेंट हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी उसका पेशेंट का प्रेजेंट का हेल्थ प्रॉब्लम उसको हम नोट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम प्रिवेंशन में हेल्प मतलब हमको हेल्प करेगी। फिर आता है रोल ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट, अगर पेशेंट को बेड सोर हो चुका है तो फिर क्या क्या रोल होता है नर्सेज का। सबसे पहले क्या आता है, इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विथ डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, किसी पेशेंट में अगर सेंसरी परसेप्शन जो होता है डिक्रीज हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एसेस प्रेशर पॉइंट फॉर साइन ऑफ बेड सोर डेवलपमेंट, हम प्रेशर पॉइंट जो होता है उस चीज़ को एसेस करते रहते हैं कि कहीं इसमें बेड सोर तो नहीं आ रहा है। प्रोवाइड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस, उसको मतलब प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं और उसकी बॉडी को मतलब हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ इनकॉन्टिनेंस, अगर कोई पेशेंट में अंदर इनकॉन्टिनेंस है यानी कि उसके बॉवल और यूरिन पर कोई उसका कंट्रोल नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, फॉलोइंग ईच इनकॉन्टिनेंट एपिसोड क्लीन एरिया एंड ड्राई थ्रोली, हम क्या करेंगे, जितनी बार भी उसको इनकॉन्टिनेंसी होगी, जितना बार वो यूरिन पास करेगा, जितना बार वो स्टूल पास करेगा, तो हम हमेशा उसको क्या करेंगे, एरिया को क्लीन करेंगे फिर ड्राई करेंगे, ठीक है। और उसको हम मॉइस्चर बैरियर ऑइंटमेंट लगाते हैं ताकि वहाँ पे मॉइस्चराइजेशन ना रहे, वहाँ पे मॉइस्चराइजेशन रहेगा तो फिर स्किन की इंटीग्रिटी को लॉस होगा। फिर आता है इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ डिक्रीज्ड एक्टिविटी मोबिलिटी, इंटरवेंशन फॉर अगर किसी पेशेंट का एक्टिविटी या फिर मोबिलिटी उसका डिक्रीज हो जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इस्टेब्लिश इंडिविजुअलाइज्ड टर्निंग शेड्यूल, उसके टर्निंग का शेड्यूल बना देंगे हम, मतलब उसको हमेशा उसको चेंज करते रहेंगे उसके पोजीशन को, चेंज पोजीशन एटलीस्ट 1 in 2 hours, हर 2 घंटे में एक बार उसका पोजीशन चेंज करेंगे। और अगर ज़्यादा हाई रिस्क का पेशेंट है तो फिर हम उसको और भी जल्दी जल्दी चेंज करेंगे और फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे। फिर आता है इंटरवेंशन टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शियर, किसी भी पेशेंट को फ्रिक्शन और शियर को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, रीपोजिशन पेशेंट यूजिंग ड्रॉ सीट एंड लिफ्टिंग ऑफ सरफेस, हम क्या करते हैं पेशेंट को रिपोजिशन करते रहते हैं ड्रॉ सीट की हेल्प से और फिर उसको
ऑफ सरफेस को उसको लिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है। यूज प्रॉपर पोजिशनिंग टेक्निक, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देते हैं। यूज कंफर्ट डिवाइस का हेल्प लेते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है। इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ पुअर न्यूट्रिशन, और किसी भी पेशेंट में पुअर न्यूट्रिशन की वजह से अगर उसके अंदर बेड सोर देखने को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन देते हैं, फ्लूइड इनटेक उसका सही करते हैं और डाइटिशियन से कंट्रोल करके उसको न्यूट्रिशनल इवोल्यूशन करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा रोल ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर में क्या करते हैं, इवेल्युएट द अल्सर प्रोग्रेस एवरी 4 to 6 आवर, हम हर 4 से 6 घंटे पर उसके प्रोग्रेस को देखते हैं अल्सर के। ठीक है। असिस्ट द फिजिशियन और सर्जन इन डिब्रीडमेंट, हम सर्जन या फिर फिजिशियन के हेल्प करेंगे जब वो डिब्रीडमेंट कर रहा होगा, जब मतलब वुंड को क्लीन कर रहा होगा, जब वुंड को बैंडेजिंग कर रहा होगा, तो उस टाइम पर हम पेशेंट के साथ रहेंगे और फिर फिजिशियन का हेल्प करेंगे। एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर एंड प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर, हम पेशेंट के फैमिली को हम क्या करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे और उसको बेड सोर से बचाएंगे।